भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। आज हम आपको उस युद्ध भूमि में लेकर चलेंगे जो कि भारत के 140 करोड़ लोगों की मातृभूमि है, लेकिन यहां पर बीते 77 सालों से पाकिस्तान का कब्जा है और इस जगह का नाम है पीओके, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। 78,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कम नहीं होती है और यह जमीन श्रीलंका जैसे देश से भी काफी बड़ी है। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर भूमि को मां का दर्जा दिया जाता है और इसीलिए हम उसे मातृभूमि कहते हैं। अक्सर लोग अपनी जमीन को मातृभूमि कहना पसंद करते हैं। पीओके संयुक्त कश्मीर का वही इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से कब्जा कर रखा है, यानी कि हमारी मातृभूमि पर हमारे ही एक पड़ोसी देश ने कब्जा कर रखा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके घर के एक हिस्से पर आपका कोई नालायक पड़ोसी कब्जा कर ले, तो क्या आप इस कब्जे को आजाद कराने के बारे में नहीं सोचेंगे? आजादी के बाद से अब तक कोई भी सरकार हमारी इस मातृभूमि को आजाद नहीं करा पाई, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ही इस पर व्यापक रूप से काम चल रहा है। मोदी सरकार स्पष्ट शब्दों में कहती है कि पीओके हमारा है और इशारा भी साफ है कि आज नहीं तो कल पीओके भारत का हिस्सा होगा, लेकिन कब होगा यह बड़ा सवाल है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जहां पर तनाव चरम पर है, तो ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि यही समय है, सही समय है और नए भारत में किसी तरह का कब्जा स्वीकार नहीं होना चाहिए। तो क्या पीओके को वापस लेने का समय आ चुका है? अगर हां, तो यह काम किस तरीके से किया जाएगा, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या होगी और मोदी सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है, इसे समझेंगे आज की इंडिया स्टोरी में। पीओके की घर वापसी का पूरा पैटर्न समझने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक्स की बात करनी होगी और यह समझना होगा कि आखिर पीओके है क्या। तो इसे आप ऐसे समझिए कि साल 1947 में 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों के जरिए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे आज हम पीओके के नाम से जानते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब इसमें भी दो हिस्से हैं, एक है तथाकथित आजाद कश्मीर और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, और इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 78,114 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का अभिन्न हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाए रखा है। और एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि साल 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का शख्सगाम घाटी वाला हिस्सा लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर चीन को सौंप दिया ताकि वो कराकोरम हाईवे बना सके। यानी पाकिस्तान ने भारत की जमीन को न सिर्फ कब्जाया बल्कि उसे एक देश को बेच भी दिया है। और इन सब को लेकर भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। पीओके भारत का था, है और रहेगा भी। साल 1994 में भारतीय संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साल 2022 में कहा था कि भारत इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में दो टूक ये कहा कि पीओके भारत का है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। हम अभी भी मानते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। साल 2024 के लोकसभा चुनाव आपको जरूर याद होंगे, जहां पर बीजेपी नेताओं ने बार बार दोहराया था कि अगर सरकार बनी तो 6 महीने में पीओके भारत में होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो यहां तक कहा था कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गईं तो पीओके का विलय निश्चित है। और इसका मतलब यह है कि पीओके को भारत में शामिल कराना बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। अब जरा पीओके के अंदर की स्थिति आइए देख लेते हैं।
वहां की जनता त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाओं की कमी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। साल 2023 में मुजफ्फराबाद में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां पर लोग भारत के साथ जुड़ने की मांग उठाने लगे। वहां की जनता पाकिस्तान की सेना और सरकार की ज्यादतियों से तंग आ चुकी है। गिलगित बाल्टिस्तान में तो लोग खुलकर ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बेहतर भविष्य को देखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत सचमुच पीओके को वापस ले सकता है? इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने चाहिए, जहां पर सबसे पहला पॉइंट है सैन्य ताकत। भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। साल 2025 में भारत का रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट लगभग 72 अरब डॉलर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रक्षा बजट महज 7 से 8 अरब डॉलर का है। भारत के पास 14.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं, 5000 से ज्यादा टैंक हैं और 2000 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं और पाकिस्तान इस मामले में हमारे आसपास भी नहीं है। यानी कि अगर हम चाहें तो जंग के सहारे भी पीओके को वापस ले सकते हैं। और इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझिए कि साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारत ने यह दिखा दिया कि वो सीमा पार जाकर आतंकवाद को कुचल सकता है। साल 2025 में खबरें ये हैं कि भारत ने विदेशी राजनयिकों के सामने सबूत पेश किए कि पीओके और रावलकोट में आतंकवाद के अड्डे हैं। P5 देशों ने भी भारत के स्टैंड का समर्थन किया है। चौथा पॉइंट है कूटनीतिक दबाव। भारत ने वैश्विक मंचों पर पीओके को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न हिस्सा है, जिसमें पीओके भी शामिल है। अब एक बेसिक सा सवाल उठता है कि तो क्या पीओके भारत में मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ, और इसके लिए हमारे पास दो सिंपल रास्ते हैं। पहला है कूटनीतिक रास्ता, यानी कि पीओके की जनता अगर खुलकर भारत के साथ आने की मांग करती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इसे जनमत संग्रह का मुद्दा बना सकता है। अब दूसरा रास्ता है सैन्य कार्रवाई, यानी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक के आगे बढ़कर पूरे पीओके पर कब्जा कर सकता है। और अब कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और ऐसे में अगर जंग हुई तो बहुत मुमकिन है कि इस बार पीओके को भी भारत में ही मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और इसे वापस लाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी का सपना भी है। आंकड़े बताते हैं कि भारत सैन्य, कूटनीतिक और नैतिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार है। पीओके की जनता की बेचैनी, भारत की ताकत और वैश्विक समर्थन, ये सब संकेत देते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके में तिरंगा लहराएगा। लेकिन इसके लिए हमें सजग भी रहना होगा और चुनौतियों के बारे में भी जानना होगा। पीओके से पाकिस्तान के कब्जे को हटाना कितना मुश्किल होगा, ये एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पीओके काफी दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, गहरी घाटियां हैं और संकरे पासेस हैं। और इसके अलावा दावे ये भी किए जा रहे हैं कि पीओके में चीन ने बंकर्स का निर्माण किया है। पीओके चीन के लिए काफी मायने रखता है क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी से गुजरता है। लेकिन अगर भारत पीओके की लड़ाई लड़ता है तो इसके लिए भारत को एडवांस रणनीति और एक मुश्किल लड़ाई लड़नी होगी। नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की लड़ाई आसान नहीं होगी क्योंकि ये इलाके काफी दुर्गम हैं और ऊंचे पहाड़ों की लड़ाई लड़ना ऐसे में काफी मुश्किल हो जाता है। माना यह जा रहा है कि पीओके को लेकर पाकिस्तानी सेना का हमेशा से डर रहा है कि भारत इसे उसके कब्जे से आजाद करवाने की जरूर कोशिश करेगा। लिहाजा पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बंकर, तोपखाना, पोजीशंस, इसके साथ ही सरंग 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर्स तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा पीओके की लड़ाई लड़ना पाकिस्तानी सेना के लिए होम टर्फ पर लड़ाई होगी, यानी कि सप्लाई से लेके गाइडेंस और बैकअप उनका होगा।
जबकि भारत के लिए ये पूरी तरीके से एक नया इलाका होगा और इस दुर्गम क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं होगी। वहीं चीन के इंजीनियर, पीएलए से जुड़े हुए निर्माण संगठन और सीपेक सुरक्षा में पीएलए से संबंधित दस्ते पहले से ही पीओके में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने ऐसे निर्माण कार्य कर दिए जिनका मकसद भारतीय सैनिकों को हमले के दौरान मुश्किलें पैदा करना है। यानी कि पीओके को वापस लाने की लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे की नहीं है, बल्कि 2 मोर्चों की ये लड़ाई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सीपेक, जिसका प्रमुख हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। और अगर भारत यहां पर कोई भी सीधी कार्रवाई करता है तो चीन इसे सीधे स्ट्रैटेजिक खतरे के रूप में देखता है। लिहाजा एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस दौरान चीन भारत को रोकने की कोशिश कर सकता है और युद्ध की स्थिति में चीन आर्टिलरी इंटेलिजेंस, ड्रोन और सैटेलाइट डेटा पाकिस्तान को दे सकता है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर अंडर अटैक जैसे नैरेटिव को फैला सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीओके को पाकिस्तान के कब्जे से रिहा करने के लिए भारत की संभावित स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि पीओके में भी भारतीय सेना सर्विलांस करती रहती है। उस इलाके की भी भारतीय सेना को काफी जानकारी है, लेकिन भारत सरकार क्या करने वाली है ये टॉप सीक्रेट है। इसकी जानकारी चंद लोगों को ही होगी। पीओके की लड़ाई जीतने के लिए भारत के स्पेशल फोर्स को एयरफोर्स के साथ मिलकर जबरदस्त ऑपरेशन चलाना होगा और सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी अपना सकता है। यानी कि थोड़े थोड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ सकता है। भारत सीमित ऑपरेशन चलाते हुए आगे बढ़े और वहीं भारत को एलओसी पर दूसरे मोर्चे को खोलना होगा, खासकर लीपा वैली और थितवाल जैसी जगहों पर। वहीं भारत को आक्रामक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट सर्विलांस के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के जॉइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को तहस नहस करना होगा। इसके साथ ही भारत को पीओके के लोगों के विद्रोह को भी इनकैश करना होगा और इसके लिए पीओके के लोगों को कश्मीर में विकास की बात और सही तरीके से बतानी होगी। पीओके में मजबूत खुफिया सहयोग को बढ़ाना है, जबकि भारत को पीओके के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जो असंतोष है उसे और आगे बढ़ाना होगा। पीओके की मुश्किल स्थिति को देखते हुए भारत के लिए दुर्गम इलाकों में भारी युद्ध के बीच भारी हथियार, तोपें या फिर टैंक पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लिहाजा भारत को इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेस को आगे भेजना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की एफसीएनए यानी कि फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज भी इस क्षेत्र में तैनाती रखती है, जिसे भारत को पहले ध्वस्त करना होगा और खास तौर पर गिलगित बाल्टिस्तान को यह संभालती है। इन इलाकों में भारत को हर एक इंच में भारी गोलीबारी करनी होगी और उन्हें न्यूट्रलाइज करना होगा। पीओके की सीमाओं पर भारत के पास सीमित सड़क संपर्क होंगे, जबकि गाड़ियों से रसद भेजना स्लो और टारगेटेबल होता है। लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी रास्तों की जानकारी होगी, जिसका उसे फायदा मिल सकता है, यानी पाकिस्तान इसमें एज पर होगा। चलिए आपको एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, जैसे लीपा घाटी। अब लीपा घाटी जो कि काजीनाक स्प्रिंग के रास्ते से करीब 9 किलोमीटर लंबी है, वो ऐतिहासिक रूप से आतंकी घुसपैठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और ये क्षेत्र टुटमारी गली से होकर बांगस घाटी और फिर चौकीबाल और श्रीनगर तक जाता है, जो कि इसे सैन्य दृष्टिकोण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बनाता है। 1971 के युद्ध में भारत ने यहां पर कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल किया था, जिससे पाकिस्तान की सैन्य स्थिति कमजोर हुई थी। हाल ही के दिनों में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच लीपा घाटी में भारी गोलीबारी होने की रिपोर्ट है। भारतीय सेना ने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। हालांकि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से इसी क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की उपस्थिति और उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे तनाव भी बढ़ा हुआ है। अब आप आज की हकीकत देखिए। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है और खबरें ये आ रही हैं कि भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई से, उसके डर से पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। जो पर्यटक हैं उनकी एंट्री पर पाबंदी है, मदरसों को खाली करवा लिया गया है,
जो होटल और गेस्ट हाउस हैं वहां पर सेना की तैनाती कर दी गई है और 29 जिलों में एयर सायरन की गूंज ये सब कुछ बताता है कि पाकिस्तान आज डर के साए में जी रहा है। पीओके में आज हालात ऐसे हैं जैसे कोई मानो तूफान सा आने वाला हो। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के मुताबिक भारत की संभावित कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने पीओके में इमरजेंसी जैसे कदम उठाए। पर्यटकों को नीलम घाटी और जो दूसरे सीमावर्ती इलाके हैं उनमें आने से रोक दिया गया है। मदरसों को खाली करवा लिया गया और होटल गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी सेना की तैनाती है। पेशावर से लेकर एबटाबाद तक 29 जिलों में एयर सायरन बजाए गए और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गईं और ये सब कुछ उस पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। भारत की इस सख्ती ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात इसीलिए बनाए गए क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक या फिर उससे भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है और इसी कार्रवाई की आड़ में कहीं पर पीओके को भारत से ही न मिलवा दे। पीओके में मदरसों को खाली कराने की खबरें बेहद गंभीर हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मिली है कि भारत जल्द ही मिलिट्री एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान में छाए हुए इस डर से नीलम और झेलम घाटी जैसे संवेदनशील इलाकों में मदरसों को बंद कर दिया गया और मदरसों को अक्सर आतंकी प्रशिक्षण का अड्डा माना जाता है जहां पर टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है। भारत की खुफिया एजेंसीज ने पहले भी इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मदरसे आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। होटल्स और गेस्ट हाउस में पाकिस्तानी सेना की तैनाती की खबरें आई और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत की सेना पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकती है, जैसे कि साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में हुआ था और उस वक्त भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 7 आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था और आज भारत इससे भी बड़ा कदम उठा सकता है और पाकिस्तान ये अच्छी तरीके से समझता है। पीओके में पर्यटकों की एंट्री पर बैन से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो रहा है। नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद जैसे इलाके पर्यटन पर ही डिपेंडेंट हैं, लेकिन भारत की सख्ती और संभावित कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने इन इलाकों को नो एंट्री जोन बना दिया। इससे न सिर्फ उनका टूरिज्म ठप हो चुका है बल्कि स्थानीय लोगों में भी एक डर का माहौल है। बाजार बंद हैं, स्कूलों में सन्नाटा है और लोग अपने घरों में कैद हैं और इसी बीच वो इस हाल के लिए पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना को कोस रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी पहले से ही आईसीयू में है। आईएमएफ से कर्ज के लिए गिड़गिड़ाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। सिंधु जल संधि के निलंबन से उनकी खेती और बिजली पर बड़ा संकट है और ऊपर से उनकी सेना का मनोबल पूरी तरीके से टूट चुका है। भारत ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर लिया है। पहलगाम हमले की निंदा ब्रिटेन, नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र तक ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई। भारत ने दुनिया को यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और अब पीओके के अंदर मदरसों का बंद होना, आतंकी कैंप्स को खाली कराया जाना, आतंकियों को दूसरी जगह शिफ्ट करना और पीओके में पसरा हुआ सन्नाटा ये इशारा करता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद पीओके वासी अब भारतीय नागरिक बनने के करीब हैं और 140 करोड़ भारतवासियों को उनकी 78,000 वर्ग किलोमीटर की मातृभूमि वापस मिलने वाली है और इस पूरी कार्रवाई का बाय प्रोडक्ट ये हो सकता है कि पाकिस्तान के भी 4 टुकड़े हो जाएं और बांग्लादेश की तरह ही हमें इन 4 टुकड़ों का भी नामकरण करना पड़े।